सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट से कल यानी कि कल की तारीख भी मैं आप सभी को बता दूं। कल की तारीख है 9 मार्च 2025 को जो है वो आप में से बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो बी सर्टिफिकेट का आप एग्जाम देने वाले हो। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको इसी में के पूरे क्वेश्चन जो है वो कल वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। और इसको आज के इस वीडियो में मैं पूरा 350 मार्क का पेपर में सॉल्व करूंगा, वो भी केवल 40 मिनट में। ओके, अगर आप पेपर में जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो आप इस वीडियो को लगा के सुनते हुए चले जाना। ठीक है, कोई भी ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। 350 मार्क का पूरा पेपर हम 40 मिनट में सॉल्व करेंगे। उसी के साथ साथ जो अपने 16 मार्च में जो अपने महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हैं उनका भी पेपर 16 मार्च को होने वाला है। अपने वेस्ट बंगाल वाले जो कैडेट है उनका पेपर 23 मार्च को होने वाला है। और जो अपने यूपी वाले कैडेट्स है उनका जो पेपर है वो 30 मार्च को होने वाला है। ये तारीख भी आप याद रख लेना। और आपका अगर पेपर इन तारीख को है तो आपको भी इस वीडियो को देखना है। और इसमें जितने क्वेश्चन आपको आते हैं और वीडियो के लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता देना कि आपको जो है वो कितने क्वेश्चन के सही आंसर आते थे। ओके, तो पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है। टोटल 175 क्वेश्चन होते हैं। पूरा पेपर 350 मार्क का होता है, इस बात को याद रखना। ओके, तो यहां से मैं गायब हो जाता हूं और बहुत जल्दबाजी में बहुत बहुत जल्दी जो है वो हम इस क्लास को शुरू करेंगे। ओके, चलिए तो आज की हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। ओके, तो बच्चों कल जब आप पेपर देने जाओगे तो वेपन ट्रेनिंग से आपके एग्जाम में 30 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो आंसर आएगा 23 मीटर। .22 डिलक्स राइफल का वजन कितना होता है? 6 पाउंड 2 ऑन्स का। नेक्स्ट, पर्सनल वेपन के नाम से किस हथियार को जाना जाता है? तो 5.56 mm इंसास। राइफल की साफ सफाई के लिए किन वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है? पत्थर और डिटर्जेंट की आवश्यकता नहीं होती है। .22 राइफल की मजल वेलोसिटी कितने फीट प्रति सेकंड की होती है? तो 2700 फीट प्रति सेकंड। बहुत सारे कैडेट्स को 1030 या 1080 फीट प्रति सेकंड पता है, बट ये दोनों भी गलत है। राइट आंसर आएगा 2700 फीट प्रति सेकंड। ओके, साथ में जो है मैं इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको ये दिखाई दे सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एप्लीकेशन फायर में कितना गज की दूरी से फायर किया जाता है? तो राइट आंसर आएगा 25 गज। .22 डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितनी होती है? 5 राउंड की होती है। .22 डिलक्स राइफल का कैलिबर कितना होता है? .22 इंचेस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चला गए राउंड के द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज एमपीआई यानी कि मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। हैंड ग्रेनेड का फटने का समय कितना होता है? तो हैंड ग्रेनेड 4 सेकंड के अंदर ब्लास्ट होता है। .22 डिलक्स राइफल के बैरल में कितने ग्रूज होते हैं? तो 6 ग्रूज होते हैं, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट, फायरर की आग बैक साइड अपर्चर फोर साइड टिप और पॉइंट ऑफ एम तक जो फर्जी लाइन बनती है उसे आप क्या कहते हो? उसे आप साइड पिक्चर कहते हो। निम्नलिखित में से फायरिंग का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? दोनों आंख बंद करके फायर करना, यह फायरिंग का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंसास राइफल की मजल वेलोसिटी कितनी होती है? 900 मीटर प्रति सेकेंड इज द राइट आंसर। एसएलआर राइफल के बैरल की लंबाई कितनी होती है? 21 इंच इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप सभी का टाइमिंग बचाने के लिए मैं बहुत ज्यादा फास्ट ले रहा हूं, बट वीडियो लास्ट तक ध्यान से जरूर देखना। बच्चों अगला चैप्टर आता है मिसलेनियस, और मिसलेनियस में पहला चैप्टर आएगा एनसीसी जनरल। और एनसीसी जनरल से जो है वो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। आपके ग्रुप कमांडर का नाम क्या है? तो जो भी होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वर्तमान में पूरे भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? 17 निदेशालय हैं। राजस्थान एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला चैप्टर आपका शुरू होता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 20 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। हिंदी, मराठी है, गुजराती, तमिल है, तेलुगु, पंजाबी, ये सारी भाषाएं भारत में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकजुटता की भावना उत्पन्न करने हेतु
सकारात्मक अवधारणा है तो उसे राष्ट्रीय एकता कहते हैं। युवाओं को राष्ट्र निर्माण के हित में क्या नहीं करना चाहिए, तो बच्चा उपरोक्त में से सभी, ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। बच्चों से श्रम नहीं करवाना है, नशीली दवाओं का सेवन नहीं करना है, अवैध यौन संबंध नहीं बनाना है। राइट आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, अगला है, एक समुदाय का सदस्य जो देश के प्रति निष्ठा रखता है और देश के संविधान द्वारा दिए गए संरक्षण एवं अधिकारों का पात्र होता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो एक नागरिक कहलाता है, सिटीजन कहलाता है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, तो कौन सा तरीका नहीं है, संपत्ति को लूट कर आप भारत में नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हो। राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। उग्रवाद, सामाजिक असमानता, जातिवाद, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, ये सारे जो है वो राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले तत्व है। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। शिमला समझौता कब हुआ था, तो शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था। बच्चों अगला चैप्टर आपका शुरू होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में थोड़े हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इसको याद रखना, इन्हीं में के क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको देखने को भी मिल जाएंगे। ओके, 60 मार्क्स के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आएंगे। संचार प्रक्रिया का आरंभ जिस व्यक्ति द्वारा किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्रेषक कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की रुकावटें होते हुए भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की अंतिम इच्छा को हम क्या कहते हैं, मनोबल कहते हैं। विविध सांस्कृतिक गतिविधियों, हास्य विनोद, गीत, नृत्य आदि के द्वारा अपने समूह की एक रसता एवं बोझिलता को दूर करने का कौशल्य एक सांस्कृतिक कौशल्य कहलाता है, एक कल्चरल स्किल कहलाता है। यह एक समाज, वर्ग अथवा समूह में समकालीन पारंपरिक मानदंडों पर आधारित आदर्श सामाजिक व्यवहार का ढंग है। आंसर है शिष्टाचार, इसे इंग्लिश में आप एटिक्वेट्स कहते हो। बच्चों भारत में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है, भारतीय कहलाता है। यह उपलब्ध जानकारी, अनुभव और उद्देश्य पूर्ण तरीके से विश्लेषण करने की योग्यता है। आंसर आएगा तार्किक सोच। ओके, इसे क्या कहा जाता है, तार्किक सोच। नेक्स्ट, व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है। राइट आंसर आएगा प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। विस्तृत, जितनी विस्तृत होगी उतना भाषण आपका प्रभावी होगा। तो क्या होगा, तो जितनी शब्दावली आपकी विस्तृत होगी ना उतना आपका भाषण प्रभावी होगा, याद रखना। नेक्स्ट, अगला है, यह किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशील होना, उसके दुखों, चिंताओं और डर, आवश्यकताओं तथा उसकी मनस्थिति को समझने की योग्यता से तात्पर्य रखती है, तो उसे आप तदनुभूति कहते हो, इंग्लिश में आप इसे एम्पैथी कहते हो। अगला है, एक व्यक्ति से दूसरे के बीच में कोई सूचना, विचार, अभिव्यक्ति प्रसार करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से टेलीफोन शिष्टाचार हमें क्या सिखाता है, उपरोक्त में से सभी ये सारी चीजें सिखाता है। बात करते समय किसी को ज्यादा होल्ड न करवाए, फोन पर लंबी बातें न करे। ओके, बात करते समय आवाज को धीमे रखे, ओके, सामान्य रखे। ओके, तो ये सारी चीजें सिखाता है। निम्नलिखित में से अपनी मानसिकता को बदलने का उपाय नहीं है, कौन सा नहीं है, तो हमेशा दूसरों की मन की सुनोगे तो आप अपनी मानसिकता को कभी जिंदगी में बदल नहीं सकते हो। समय को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। ये टाइम को बर्बाद करने वाली सारी चीजें हैं। किसी का पक्ष न लेना, उचित निर्णय करना, ये क्या कहलाता है, निष्पक्षता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक स्वस्थ, एक मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण का कारक है। आंसर आएगा स्व प्रतिमा। निम्नलिखित में से एक अच्छी आदत पहचानो, तो एक अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना, एक अच्छी आदत है। निम्नलिखित में से दल का प्रकार नहीं है, तो दल का प्रकार कौन सा नहीं है, भ्रष्टाचार दल, ये दल का प्रकार नहीं है। अगला है, साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व, इन सभी को अपने साथ कौन बनाए रखता है, राइट आंसर आएगा अनुशासन, डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर। एक व्यक्ति अपने मन में अधिकतर जिस प्रकार के विचार रखता है तो वह उसकी क्या कहलाती है, मानसिकता कहलाती है, माइंड सेट कहलाता है बच्चों। नेक्स्ट, यह बोलकर, लिखकर अथवा इशारों और शारीरिक गतिविधियों द्वारा एवं सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य तरीकों से ओके अभिव्यक्त करने का कौशल्य है, तो इसे कहा जाता है प्रभावी अभिव्यक्ति। ओके, नेक्स्ट है, संचार के कौन कौन से तत्व है, उपरोक्त में से सभी है। संकेतीकरण है, प्रतिक्रिया है, प्रेषक, संदेश, माध्यम, अवकुटन, ये सारे संचार के तत्व है, याद रखना। हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना कौन सिखाता है, तो बच्चा सामाजिक शिष्टाचार सिखाता है।
इस संचार में पत्र, ज्ञापन, बुलेटिन, पोस्टर और रिपोर्ट आदि का प्रयोग होता है। इसे आप क्या कहते हो? तो इसे आप लिखित संचार कहते हो, रिटन कम्युनिकेशन कहते हो। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक लोग जब किसी साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब वो इकट्ठा आते हैं तो उसे आप क्या कहते हो? तो उसे आप समूह कहते हो। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप। नेक्स्ट, उत्प्रेरक अनुनय की मदद से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो उसे आप प्रेरणा कहते हो, मोटिवेशन कहते हो। एक व्यक्ति से दूसरे के बीच में कोई सूचना, विचार, अभिव्यक्ति प्रसार करने की क्रिया को आप संचार कहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसी जानकारी, विचार अथवा भावनाओं की शाब्दिक और मौखिक अभिव्यक्ति होती है। तो 55 नंबर का आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? राइट आंसर इज शाब्दिक संचार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्रभावी भाषण हेतु कौन से मुख्य तत्व है? तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। शब्दावली चाहिए, अनुकूलन चाहिए, आवाज की गुणवत्ता चाहिए, भाषण की शैली चाहिए, तो राइट आंसर लिखेंगे उपरोक्त में से सभी। समय प्रबंधन के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तनाव प्रबंधन का उपाय नहीं है। अगर आपको टेंशन को कम करना है तो इनमें से कौन सा उपाय नहीं है? तो अधिक मोबाइल चलाकर समय को बर्बाद करना, यह तनाव प्रबंधन का उपाय नहीं है। अगला चैप्टर आपके एग्जाम में आएगा लीडरशिप। लीडरशिप से आप 18 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना। निम्नलिखित में से नेता का गुण नहीं है, तो नेता का गुण खुदगर्जी, ये नेता का गुण नहीं है। इस नेतृत्व शैली में नेता सामाजिक भागीदारी में निष्क्रिय रहता है तथा नीति निर्धारण एवं प्रक्रिया से संबंधित निर्णय लेने का उत्तरदायित्व किसी समूह अथवा पृथक व्यक्तियों को देता है, तो उसे आप क्या कहेंगे? राइट आंसर है 60 का आंसर हमें क्या देखने को मिलने वाला है? तो इसे आप हस्तक्षेप नेतृत्व शैली कहते हो। ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला है, एक व्यक्ति होता है जो अपने समूह आम सदस्य से बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान में आगे और उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है, तो उसे आप नेता कहते हो, उसे आप लीडर कहते हो। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका पेपर आप अच्छी तरीके से क्लियर कर सको। निम्नलिखित में से एक अच्छे नागरिक का कर्तव्य है, तो आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य है उपरोक्त में से सभी। स्व विकास एक कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो स्व विकास एक भौतिक कारक है, एक फिजिकल फैक्टर है। निम्नलिखित में से नागरिक के मौलिक अधिकार है, तो नागरिक के कौन से है? ये उपरोक्त में से सभी। ये सारे नागरिक के मौलिक अधिकार है, याद रखना सभी। अगला है, कई विकल्प में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना, ये क्या कहलाता है? तो ये निर्णय लेना कहलाता है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से एक अच्छे और सफल नेता का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देश के साथ गद्दारी करना एक अच्छे और सफल नेता का गुण नहीं है। नेतृत्व की शैलियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अगला चैप्टर है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। चैप्टर से 18 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। यह शवों को एकत्रित करना, उनकी पहचान करना और उचित निपटान करने का काम होता है इनमें से शव निपटान सेवा का। ओके, निम्नलिखित में से आग को बुझाने का तरीका नहीं है। राइट आंसर इज आग में कपास डालना। अगला क्वेश्चन है, सहायक अग्नि सेवा में कितने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? तो 8 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से बाढ़ से बचाव के उपाय कौन से हैं? उपरोक्त में से सभी। अगर बाढ़ से बचना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। ओके, निम्नलिखित में से मानव रचित आपदा का उदाहरण नहीं है बादल फटना, ये एक प्राकृतिक आपदा है बच्चों, याद रखेंगे सभी। अगला है, यह आपदा की चेतावनी देने अथवा विभिन्न माध्यमों में संचार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है, तो इसे आप संचार सेवा कहते हो। निम्नलिखित में से अनिवार्य सेवाएं कौन कौन सी है? आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। चिकित्सा और दवाओं की आपूर्ति, डाक तार और दूरभाष सेवाएं, विद्युत, जल की स्वच्छता, आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। सूखा गिरना यह आपदा का उदाहरण है, तो सूखा गिरना जो है एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। बादल फटना एक आपदा का उदाहरण है, तो बादल फटना यह भी एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर आता है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि 32 नंबर के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अटल पेंशन योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समाज सेवा का क्या उद्देश्य होता है? उपरोक्त में से सभी है। ओके, निस्वार्थ सेवा भावना उत्पन्न करना, कैडेट्स को श्रम की गरिमा समझाना, टीम भावना का विकास करना, आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। हमारे देश की कौन सी सामाजिक समस्या है? उपरोक्त में से सभी।
लिंग भेद, अधिक जनसंख्या, सामाजिक असमानता, बीमारियां, जाति प्रथा, सांप्रदायिकता, ये सारे हमारे देश की सामाजिक समस्या है। एनसीसी कैडेट्स के द्वारा कौन सी गतिविधियां नहीं की जाती है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। एनसीसी कैडेट भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की एक्टिविटी नहीं करते। किसी किसी व्यक्ति अथवा दंपति द्वारा परिवार के आकार को सीमित रखने तथा बच्चों के जन्म बीच के अंतर रखने उद्देश्य हेतु लिया जाने वाला स्वैच्छिक एवं उत्तरदायित्व पूर्ण निर्णय क्या कहलाता है? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कैंसर का कारण नहीं है। सुबह जल्दी उठना ये कैंसर का कारण नहीं है, बाकी सारे कैंसर के कारण है। ईएनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इन्वायरमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आएगा ए वाला। दहेज प्रथा रोकने के उपाय क्या है? तो ये आएगा सी, उपरोक्त में से सभी। अगर आप दहेज प्रथा को रोकना चाहते हो तो उपरोक्त में से सभी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। आपका टाइमिंग बचाने के लिए मैं बहुत फास्ट में ले रहा हूं। बच्चों, शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है? 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच में। SGSY का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये बी वाला आएगा। अगला है PMJDY का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, किसका उद्देश्य लोगों में भय फैलाकर हिंसा के माध्यम से अपने मत को प्रचालित करना होता है? राइट आंसर इज आतंकवाद। ओके, APY का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल पेंशन योजना। ओके, राइट आंसर इज अटल पेंशन योजना इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। गर्भ में भ्रूण के लिंग परीक्षण व भ्रूण के कन्या होने की दशा में जन्म लेने के पूर्व ही उसका हत्या कर देना, यानी कि बच्चा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेटा बेटी को जो है ना, मतलब पेट से बाहर आने से पहले उसको पेट के अंदर मार देना, अंदर ही अंदर मार देना, वो कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। ओके, निम्नलिखित में से कैंसर का लक्षण नहीं है, तो शरीर स्वस्थ एवं मजबूत रहना ये कैंसर का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कैंसर के प्रकार, तो उपरोक्त में से सभी ये सारे कैंसर के प्रकार है। त्वचा का कैंसर, रक्त का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। अगला चैप्टर शुरू होता है हेल्थ एंड हाइजीन। 26 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है पीलिया रोग किसके द्वारा होता है? पीलिया रोग पानी के द्वारा होता है। रतोंडी किस विटामिन की कमी से होता है? रतोंडी, तो रतोंडी होता है बच्चा 94 का आएगा, विटामिन ए की कमी से। ओके, तंत्र में वह सभी अंग सम्मिलित है जो भोजन, पाचन, अवशोषण एवं चपोचय से संबंधित है। तो राइट आंसर आएगा पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, 95 का आंसर सी आएगा। किस रक्त समूह को रक्त सर्व प्राप्त करता कहते हैं? तो AB पॉजिटिव को कहते हैं, मतलब जो सभी का ब्लड ले सकता है। ओके, उसको रक्त प्राप्त करता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला है मानव शरीर में संचरण करने वाला वो तरल पदार्थ जो शिराओं के द्वारा हृदय में जमा होता है और धमनियों के द्वारा पुनः हृदय संपूर्ण शरीर में परिसंचालित होता है, तो उसे आप रक्त कहते हो, उसे आप ब्लड कहते हो। जल को शुद्धकरण करने की कौन सी विधियां है? तो आंसर है उपरोक्त में से सभी। पानी को उबालना, प्यूरिफायर, कीटाणु शोधन, पोटेशियम पैरामैग्नेट, ये सारे जल को शुद्ध करने की विधियां है। किसी आकस्मिक रूप से घायल या बीमार व्यक्ति को तुरंत अस्थायी मदद देने से उद्देश्य से दिया जाने वाला चिकित्सा उपचार क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा है, ऑप्शन सी है। ओके, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी, तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ओके, राइट आंसर इज विटामिन सी वाले सभी कैडेट्स यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। ओके एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। याद रखेंगे, तंत्र में मलाशय, फुफ्फुस, यकृत, त्वचा, रुक इत्यादि सारी चीजें आते हैं। ये किस में आते हैं? 103 का आंसर आप क्या बताओगे? ऑप्शन है, यानी कि उत्सर्जक तंत्र इज द राइट आंसर। ओके, आने से शरीर के किसी मांसपेशी के ऊपर अत्यधिक खिंचाव पड़ने के कारण प्रकट होने वाली दुष्कर स्थिति को आप क्या कहते हो? राइट आंसर 104 का आंसर हमें मिलेगा खिंचाव। ओके, सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन लगवाया जाता है? तो सांप के काटने पर एंटी वेनम का इंजेक्शन लगवाया जाता है। एडवेंचर एक्टिविटीज से 16 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। को पैरासेंडिंग या पैराकिटिंग के नाम से भी जाना जाता है, किसे कहते हो? पैरासेंडिंग या पैराकिटिंग। ओके,
तो यहाँ पे राइट आंसर आपकी तरफ से आ जाना चाहिए। मैं चार्ट देख रहा हूँ सभी बच्चों के। ओके, करेक्ट आंसर क्या मिलेगा एवरीवन? राइट आंसर इज पैरासेलिंग इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से रॉक क्लाइंबिंग करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी? तो सभी थोड़ा सा क्वेश्चंस भी पढ़िए और आंसर देने की कोशिश भी कीजिए। ओके, मैं चार्ट्स देख रहा हूँ आपके, क्योंकि आपके आंसर्स यहाँ पे सही आने बहुत जरूरी है। ओके, तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है शब्द का शाब्दिक परिभाषा सरीसृप या स्लाइड करना। बच्चों इनमें से किसका मीनिंग होता है स्लाइड करना? ओके, स्लाइड करना किसका मीनिंग होता है? फिसलना, स्लाइड करना। जल्दी से आंसर करो। ओके, चलो ट्राई करो। मैं चार्ट देख रहा हूं सभी के। एवरीवन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसमें से किसका मतलब होता है स्लाइड करना या फिसलना? तो सही आंसर आप में से जिन्होंने भी दिया है उनका सही है, परफेक्ट है। तो आंसर आएगा बच्चों रॉक, ये अपना क्या बोलेंगे, स्लीदरिंग। अगला है स्लीदरिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? तो स्लीदरिंग करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, यानी कि उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर। ओके, स्लीदरिंग करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है ऐसी गतिविधि है जिसमें प्रतिभागी ऊपर से नीचे प्राकृतिक एवं कृत्रिम चट्टानों के द्वारा चढ़ाई करता है। तो इसमें हम लिखेंगे बच्चा रॉक क्लाइंबिंग। ओके, रॉक क्लाइंबिंग इज द राइट आंसर। रॉक क्लाइंबिंग करते समय क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी? तो रॉक क्लाइंबिंग करते समय ये सारी चीजें, यानी कि उपरोक्त में से सभी आएगा यहाँ पे राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने है ट्रैकिंग के दौरान में कौन सी चीज ले जाना चाहिए? तो ट्रैकिंग के दौरान में आपको ये सारी चीजें ले जाना चाहिए। स्लीपिंग बैग, शूज, फर्स्ट एड बॉक्स, टॉर्च, बैटरीज, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से आकाशीय साहसिक क्रियाकलाप नहीं है, तो एडवेंचर एक्टिविटी बता दो जो आसमान में नहीं की जाती है। तो वो है पर्वतारोहण। पर्वतारोहण ये जमीन पे किया जाता है। ओके, ऑब्स्ट्राइकल ट्रेनिंग से 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। बाधा प्रशिक्षण से कैडेट्स सुरक्षा के लिए उपाय किए जाने चाहिए। तो आंसर है उपरोक्त में से सभी। बाधा प्रशिक्षण से कैडेट्स को क्या बेनिफिट होता है? उपरोक्त में से सभी। ये बेनिफिट्स होते हैं, इनको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, सिर्फ उपरोक्त में से सभी ये मत याद रखना, याद ये रखना है, इनको याद रखना है सभी को, नहीं तो आप सिर्फ उपरोक्त में से सभी याद रखोगे। तो याद ये ऑप्शंस को आपको रखना है। ओके, एनसीसी कैडेट शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत बनाने वाले के लिए आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण गतिविधि को बाधा प्रशिक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाधा प्रशिक्षण। अब है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो बिहार के साथ कौन सा लगा है इनमें से? राइट आंसर 117 का आंसर हम लिखेंगे नेपाल। ओके, अगला है नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? 118 का आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से सभी। ओके, क्यों आएगा उपरोक्त में से सभी? क्योंकि नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल लगता है, उत्तराखंड भी लगता है, बिहार भी लगता है, साथ में अपना सिक्किम और यूपी, ये सारी चीजें नेपाल के साथ लगती है। ओके, आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी। भारत के समुद्री तट पर कितने राज्य है? 9 राज्य है। भारत पूर्व में किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ईस्ट में ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ही कर, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ ही तो ईस्ट में करता है ना, सीमा साझा करता है। ओके एवरीवन, चलिए यहाँ तक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अभी यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले एक चीज मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ, जितने भी बच्चे आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हो। ओके, अब वो चीज क्या है अब यहाँ पे बता देता हूँ। पहले तो इसको हम स्पेशल सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट को सॉल्व करने से पहले मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ओके, 1 मिनट एवरीवन। आपने यहाँ तक देखा है विदाउट स्क्रीन से लगभग 24 मिनट हो चुके हैं अब तक। चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। लैपटॉप मेरा थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, ताकि ये आपको अच्छी तरीके से और दिखाई दे सके। चलो भाई, लैपटॉप को मैंने पीछे सरका दिया है। अब क्या है, आप में से बहुत ज्यादा बच्चे जो है जो कल 9 मार्च को पेपर दे रहे हैं उनका तो सही है, आप यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना। अब जो अपने 16 तारीख को बहुत सारे बच्चों का पेपर है, जो अपने महाराष्ट्र वाले हैं। ओके, ओए महाराष्ट्रातले भाऊ, तुमचा पेपर माहिती आहे ना 16 तारखेला आहे, 16 मार्चला। तो आपले महाराष्ट्रातले तुम्ही मुंबई ए चे असणार, मुंबई बी चे असणार आपले, ठीक आहे। त्याच्यानंतर आपला पुणेवाला असणार,
कोल्हापूर वाले, ओके, और उसी के साथ साथ आपला औरंगाबाद आणि आपले सर्वात महत्वाचे म्हणजे अमरावती ग्रुप वाले, ओके, त्याच्यानंतर आपला नागपूर, तुम्ही सब महाराष्ट्रातले आहेत ना, तो तुमच्यासाठी मिशन एनसीसी ने पेड पीडीएफ लॉन्च किया है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, और उसी के साथ साथ एक बात बता दूं, जो अपने वेस्ट बंगाल वाले हैं 23 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, और जो अपने यूपी वालों का पेपर 30 मार्च को होने वाला है। ये तारीख भी याद रख लेना सभी बच्चे, ओके। और बिहार वालों का तो अपने कल होगा 9 मार्च को, एंड ये वेस्ट बंगाल वाले, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, मिशन एनसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है, आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आपको ये डर लग रहा है कि मैं पास होगा या नहीं होगा, तो बच्चा घबराने वाली कोई बात नहीं है। मिशन एनसी ने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है। मैं यहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर देता हूँ 7507540777। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए पेड पीडीएफ ले सकते हो, और इसमें आपको 50+ पीडीएफ मिलेंगे। इतना पीडीएफ जब आप पढ़ोगे ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो आप 100%, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप अल्फा लेकर आने वाले हो, ए ग्रेड आप लेकर आने वाले हो, ओके। तो अगर इसकी प्राइस है 199 रुपीज, 199 रुपए आपको इसके लिए फीस पेड करने पड़ेगी। और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसी के पर्सनल वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। तो आप भी अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, ओके। और खास करके आपले महाराष्ट्रातले, ओय भाऊ, ठीक आहे, तुमची तयारी शून्य असेल ना, तर हे कोर्स तुम्हाला, अगर तुमचं स्वप्न असेल अल्फा घ्यायचं, ए घ्यायचं, तर तुमच्यासाठी बेस्ट आहे, समजलं का? पुणेकर, कोल्हापूरकर, नागपूरकर, अमरावतीकर, त्याच्यानंतर कोणता कर, अपना औरंगाबाद वाले, मुंबई ए मुंबई बी वाले, ओके, तुमच्यासाठी सर्वांसाठी बेस्ट ऑप्शन है, ओके। एंड वैसे अपने यूपी वाले बच्चे हैं, यूपी वालों का पेपर है ना 30 मार्च को, और वेस्ट बंगाल वाले आपका पेपर 23 मार्च को है, ओके। हिंदी और इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर चाहिए वो सभी लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ता हूँ, यहां से मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि पेपर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कल बिहार वालों का पेपर है ना। चलिए शुरू करते हैं यहां से पेपर को। ये आपका अभी स्पेशल सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्पेशल सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में 110 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्पेशल सब्जेक्ट याद रखियो। क्वेश्चन है आर्म फोर्सेस से पहला क्वेश्चन, रैंक का अधिकारी एक ब्रिगेड की कमांड संभालता है, तो बच्चों ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी संभालता है। भारतीय सेना को कितने कमांड में बांटा गया है? 7 कमांड में, ओके। आईएमपी क्वेश्चन है ये वाले, याद रखना। निम्नलिखित में से भारतीय सेना की सपोर्टिंग आर्म्स है, तो सपोर्टिंग आर्म्स कौन सी है इनमें से? तो आंसर्स आएंगे 1 2 3 का आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? उपरोक्त में से सभी, ये सारे सपोर्टिंग आर्म्स है। एएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्मी मेडिकल कोर, ये वाला आएगा, सी वाला। भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। यह भारत का सबसे पुरानी सपोर्टिंग आर्म्स है, तो सबसे पुरानी सपोर्टिंग आर्म्स है कोर ऑफ इंजीनियर्स, याद रखना, कोर ऑफ इंजीनियर्स भारतीय सेना की सबसे पुरानी सपोर्टिंग आर्म्स है बच्चों, ओके। 126 का आंसर याद रखना, कोर ऑफ इंजीनियर्स। भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना को कितने कमांड में बांटा है? 3 कमांड में बांटा गया है। निम्नलिखित में से भारतीय सेना की सपोर्टिंग सर्विस नहीं है, सपोर्टिंग सर्विस कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है, वो है आपका आर्मी एविएशन कोर, ओके। 129 का आंसर क्या आएगा? आर्मी एविएशन कोर, ये सपोर्टिंग सर्विस नहीं है, ये आपकी फाइटिंग आर्म्स है, ओके। नेक्स्ट, सॉरी फाइटिंग आर्म्स नहीं है यार, उसको बोलेंगे, ओके, फाइटिंग आर्म्स तो अलग है, ये आपका क्या कहलाएगा इसको अब? सपोर्टिंग आर्म्स है, ओके। आर्मी एविएशन कोर क्या है? सपोर्टिंग आर्म्स है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, कौन सा नहीं है? तो इनमें से नहीं है भारत रत्न, ठीक है, वीरता पुरस्कार नहीं है, गैलेंट्री अवार्ड नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग से 24 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 131 है, इस मानचित्र में जनसंख्या, उद्योग, खनिज, अयस्क और इत्यादि फैसले के बारे में जानकारी प्रदर्शित होती है, उसको आप स्टैटिस्टिकल मैप कहते हो, सांख्यिकी मानचित्र। सर्विस प्रोटेक्टर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तर पूर्व कितने डिग्री को दर्शाता है? 45 डिग्री को दर्शाता है। बेरिंग हमेशा कैसे मापी जाती है? तो बेरिंग हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की चाल की दिशा में मापी जाती है।
मानचित्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान की बेरिंग हम जो है वो सर्विस प्रोटेक्टर के द्वारा मापते। 270 डिग्री की बैक बेरिंग कितनी आएगी? तो 270 है, माइनस करो 180, राइट आंसर क्या आएगा? 90 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री वाले बच्चे यहाँ पे सही है, 136 का आंसर हमें मिलेगा 90 डिग्री। अगला है पहाड़ों की किसी श्रृंखला से अलग एक छोटी पहाड़ी जिसकी आकार और ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? राइट आंसर इज वो टीला कहलाते हैं, वो नॉल कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, यह किसी उन्नत क्षेत्र, पहाड़, पहाड़ों की श्रृंखला या पर्वतमाला या शिखरों को मिलाने वाली भू आकृति होती है, उसे आप क्या कहते हो? राइट आंसर है उसे आप रिज कहते हो। एक पहाड़ के दो चोटियों के बीच स्थित नीची समतल भूमि को आप क्या कहते हो? राइट आंसर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, इसे आप कोल कहते हो। कोल को आप बोलते हो घाटी। कोल को क्या कहते हो? घाटी। नेक्स्ट है, असल उत्तर दिशा रेखा और ग्रिड उत्तर दिशा रेखा, इसके बीच में आने वाले कोनों में आने वाले अंतर को आप क्या बोलते हो? ग्रिड वेरिएशन या मैग्नेटिक वेरिएशन। राइट आंसर आएगा ग्रिड वेरिएशन। ओके, यह दर्शक की स्थिति से लक्ष्य तक की बेरिंग होती है, उसे आप कहते हो फॉरवर्ड बेरिंग। ओके, अगला है, यह एक गोल डिबिया जैसा यंत्र होता है जिसकी सूचक सुई हमेशा चुंबकीय उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। राइट आंसर आएगा प्रिज्मेटिक कंपास। अगला है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। ओके, फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 24 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फासले का अनुमान लगाते समय जमीनी बनावट और क्या चीजें असर डालती है? तो जमीनी बनावट और मौसम असर डालती है। अटैक के दौरान में इन्फेंट्री का बेसिक टैग क्या होता है? फायर एंड, एक तो फायर होता है और दूसरा होता है मूव। फायर एंड मूव, गोलाबारी करो और भागो। बैनाकुलर की मदद से डिग्री तक मापा जाता है, बैनाकुलर की मदद से 4 डिग्री मापा जाता है। 100 मीटर में साधारणतः कितने कदम लिए जाते हैं? तो 100 मीटर में साधारणतः 120 कदम लिए जाते हैं। ओके, निम्नलिखित में से रात के समय फील्ड सिग्नल इस्तेमाल किया जाता है, तो रात के समय उपरोक्त में से सभी। लाइन बेंडिंग का प्रयोग किया जाता है, रेडियो सेट और चुटकी की आवाज है, सीटी बजाना, मिनी फिलर, इनके द्वारा रात के समय में फील्ड सिग्नल दिए जाते हैं। गज की दूरी से चेहरा धुंधला हो जाता है, तो कितने गज की दूरी से? चलो आंसर करेंगे यहाँ पे, 300 गज की दूरी से आपका चेहरा धुंधला होना दिखाई देता है। क्षेत्रकला में कौन कौन से विषय आते हैं? तो उपरोक्त में से सभी। फील्ड क्राफ्ट में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। लक्ष्य को पहचानना, संकेत देना है, दूरी का अनुमान लगाना है, आड़ लेना है, छलावरण है, छिपाव है, गोलीबारी, चाल है। अगला है, यह सेना के उच्च अधिकारियों द्वारा फायरिंग की योजना बनाने वाले अधिकारियों को दिया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या लिखोगे? 150 का आंसर एवरीवन, योजना आदेश इज द राइट आंसर, इसे आप प्लान ऑर्डर कहते हो। ओके, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर को किस शब्द में स्मरण में रखते हो? तो आप इसे ग्रिड कहते हो, ग्रिड, GRID, ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। यह संरचना सड़कों और लक्ष्य धाराओं के किनारे पार चलने के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। राइट आंसर इज यहाँ पे आएगा एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ओके, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। 152 का, अरे एक मिनट में सॉरी, 152 लिखेंगे फाइल फॉर्मेशन। ओके, ये क्या है? सड़क और लक्ष्य धाराओं के किनारे, अच्छा किनारे चलने के लिए है ना, ठीक है, फाइल फॉर्मेशन है। बैटल ड्रिल या रन कवायद को किस शब्द से ध्यान में रखा जाता है? तो इसे आप रॉफ्ट कहते हो। रॉफ्ट, रॉफ्ट का मतलब क्या है? रेकी ग्रुप, ऑर्डर ग्रुप, फाइटिंग ग्रुप एंड ट्रांसपोर्ट ग्रुप। रेकी ग्रुप, ऑर्डर ग्रुप, फाइटिंग ग्रुप एंड ट्रांसपोर्ट ग्रुप। बैटल ड्रिल को आप रॉफ्ट के नाम से याद रखते हो। निम्नलिखित में से एम्बुश का उद्देश्य क्या है? एम्बुश का उद्देश्य उपरोक्त में से सभी है, ये सभी। शत्रु की संख्या कम करना, गोपनीय जानकारी प्राप्त करना, शत्रु को अधिकाधिक परेशान करना। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट। इस चैप्टर से 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। और पहला क्वेश्चन है, संगीन के साथ इंसास राइफल की लंबाई आप सभी कैडेट से यहाँ पे पूछिए। ओके, तो राइट क्या है? संगीन के साथ इंसास की लंबाई अगर हम बात करेंगे तो 1110 mm आएगा ना, राइट आंसर। 155 का आंसर आएगा 1110 mm। इंसास राइफल से किस प्रकार का एमुनेशन फायर किया जाता है? उपरोक्त में से सभी। हाई डेंसिटी कार्टेज, बॉल राउंड, ब्लैंक राउंड, ट्रेसर राउंड, यह सारा एमुनेशन हम इंसास के द्वारा फायर करते हैं। राइफल एक जवान का पर्सनल हथियार होता है, तो इंसास जो है वो एक जवान का पर्सनल हथियार होता है। निम्नलिखित में से कंपनी सपोर्ट वेपन है? उपरोक्त में से सभी। ये सारे जो है वो कंपनी सपोर्ट वेपन है।
7.62 mm ड्रैगन देव स्नाइपर राइफल की मैगजीन क्षमता 10 राउंड प्रति मिनट की होती है। 7.62 mm ड्रैगन देव स्नाइपर राइफल का एमुनेशन फायर किया जाता है। तो राइट आंसर है उपरोक्त में से ये सारा एमुनेशन जो है आप 7.62 mm ड्रैगन देव स्नाइपर राइफल से फायर कर सकते हो। 84 mm रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर कितना होता है? 84 mm रॉकेट लॉन्चर का कैलिबर होता है 84 mm का। ओके, राइट आंसर क्या आएगा? 161 का है डी, 84 mm। 84 mm रॉकेट लॉन्चर का रेट ऑफ फायर 6 राउंड प्रति मिनट। ठीक है, हम एक मिनट में 6 राउंड आप फायर कर सकते हो आराम से। अगला है मिलिट्री हिस्ट्री, 20 नंबर के लिए क्वेश्चन है। भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने थे? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अभी तक कितने जवानों को परमवीर चक्र दिया गया? तो 21 जवानों को दिया गया है। ओके, परमवीर चक्र अवार्ड किसने डिजाइन किया था? तो सावित्री कानोलकर जी ने, जो है कानोलकर जी ने परमवीर चक्र को डिजाइन किया था। कारगिल विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है परमवीर चक्र पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष लड़ाई नहीं हुई? तो भारत पाक के बीच में ये 1962 में लड़ाई नहीं हुई थी। अगला, ढाका में 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तानी जवानों ने आत्मसमर्पण किया था, तो 90,000 से भी ज्यादा। भारतीय सेना के दूसरे फील्ड मार्शल कौन बने थे? तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ये दूसरे बने थे। चाविंडा की लड़ाई, बैटल ऑफ चाविंडा किस वर्ष हुई थी? तो 1971 आएगा क्या? 172 का क्या आएगा? 1965। ओके, 1965 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला है कम्युनिकेशन। आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरटी का होता है रेडियो टेलीफोनी। उपलब्ध उपकरण के आधार सरल एक तरफा ध्वनि संचार है, तो रेडियो टेलीफोनी है। उपग्रह कृत्रिम उपग्रह जिसका उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो मिलिट्री सैटेलाइट है। तो आज के इस क्लास में, ओके मैं स्क्रीन पे आ जाता हूं भैया। आज के इस क्लास में हमने टोटल 175 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और मैंने आपको बोला था कि आपको 40 मिनट में सॉल्व कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन। 40 मिनट भी नहीं हुए, ओनली 38 मिनट में मैंने आपके लिए टोटल 175 क्वेश्चन यानी कि 350 मार्क का एक पूरा पेपर मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताओ कि आपको कितने सवालों के सही जवाब आते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, मैं चार्ट्स देख रहा हूं सभी के। कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है कितने सवालों के जवाब आपको आते हैं। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे बहुत ज्यादा कैडेट्स है जो बी का पेपर देने वाले, लेकिन उनको यही नहीं पता है पढ़ाई कैसे करें। अभी हमारे बहुत बच्चों का पेपर है ना, 16 मार्च को महाराष्ट्र वाले बच्चों का पेपर है, उसके बाद में 23 को वेस्ट बंगाल सिक्किम वाले बच्चों का पेपर है 23 को। ओके, उसी के साथ साथ 1 मिनट, हाँ, वेस्ट बंगाल सिक्किम का है, उसके बाद में अपने यूपी का पेपर है 30 मार्च को। तो अलग अलग तारीख को अलग अलग पेपर है। अगर आपकी तैयारी जीरो है, अगर आप अपने आने वाले एग्जाम में ए ग्रेड लेना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स है। बी के कोर्स में आपको 10 एमसीक्यू पेपर, उनके आंसर शीट, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स, प्रैक्टिकल पेपर और 19 सब्जेक्टिव नोट्स, ऑल फुल फॉर्म्स, डीजीएनसी का सिलेबस, ये सारा 50+ पीडीएफ आपको मिलेंगे केवल 199 रुपीज में। अगर आपकी तैयारी जीरो है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपका नाम, बटालियन नेम, आप कौन से सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, किस लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर चाहिए, आप मुझे लिखकर भेज सकते हो। ये सारे आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर आएंगे, जिसकी प्राइस मात्र 199 रुपीज है। फिर मत बोलना पेपर होने के बाद, सर काश अगर हमने पेड पीडीएफ को ले लिया होता तो आज हमारा ए ग्रेड मिल जाता, या काश हम हमारे एग्जाम में पास हो जाते। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी जीरो है तो अभी भी आपके पास मौका है, आप इस पेड पीडीएफ को लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आज आप 199 के बारे में सोचोगे तो भैया फिर कल मत बोलना कि एग्जाम में अगर अल्फा नहीं आया या अच्छे ग्रेड नहीं आए। ओके, तो अभी डिपेंड करता है कि 199 के बारे में सोचो या अपने पढ़ाई के बारे में सोचो। ओके, और उसी के साथ साथ अगर फ्री में तैयारी करना है तो फ्री वालों को भी बता देता हूँ भाई, फ्री वाले क्यों नाराज होते हो। जो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप मिशन कैडेट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। 1 लाख से भी ज्यादा के बच्चे इस ऐप से तैयारी करते हैं। ऐप को इंस्टॉल करो, मिशन कैडेट ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप से तैयारी करो। इसमें आपको फ्री में आर्मी विंग, नेवल विंग और एयर विंग के लिए सारा डाटा फ्री में, बस इंस्टॉल करके पढ़ाई करना है। ओके,
और मास्टर क्लास देख लेना, इसमें सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे। ये प्लेलिस्ट है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। ओके, तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिए। पेड पीडीएफ के लिए यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए पेड पीडीएफ लेके अपनी तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। तो बिल्कुल मिलता हूं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनर, अलविदा, और सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय एवरीवन।